नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर प्रोफेसर मोहम्मद इमरान सोहरवर्दी। स्टूडेंट्स, आज हम एनएमडी कैट का यूनिट नंबर 1 और उसकी फर्स्ट रिवीजन का लेक्चर देखने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड विदाउट एनी डिले। आइए इब्तिदा करते हैं। हमारा एनएमडी कैट का आज जो लेक्चर है वो यूनिट 1 की फर्स्ट रिवीजन है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम लोग इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उनके डिफरेंट आपस में जो रिलेशन है वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ नेशनल एमडी कैट। जितने भी लर्निंग आउटकम्स हैं, वेलोसिटी, स्पीड, द टाइप्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, लॉस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड अल्टीमेटली इंशाअल्लाह इस फर्स्ट रिवीजन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस आपकी करवा सकें वो हो इंशाअल्लाह ताला। तो लेट्स स्टार्ट। पहले टॉपिक से इब्तिदा कर रहा हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एंटी टेस्ट में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक में हमने डिटेल्स में नहीं जाना। हम विल हैव टू बी फोकस ऑन दैट थिंग जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बुनियादी फर्क क्या, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज करता हूं कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करता पॉइंट बी तक, और ये उसका एक्चुअल पाथ है जो आप देख रहे हैं, कर्व पाथ है, इसका एक्चुअल पाथ है। स्टूडेंट याद रखिएगा, द एक्चुअल पाथ ऑफ एनी बॉडी, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट दैट इज ए टू द फाइनल पॉइंट बी इज नोन एज डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन को हमेशा हम डिस्टेंस का नाम देंगे। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस, चूंकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पर हो, कर्व पाथ पर भी हो सकता है, इसलिए हम इसको वेक्टर नहीं बल्कि स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं। देखिए, जब भी डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया जाएगा तो हमारे ज़हन में सबसे पहली बात आएगी उसकी डेफिनेशन। जी हाँ, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट विच कैन नथिंग बी अदर देन व्हाट अ स्ट्रेट लाइन, जो मैंने यहाँ पे डॉटेड आप लोगों की लाइन शो की है। देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है तो ये भी डिस्टेंस पर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए इसको हम हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। इसका यूनिट भी मीटर ही होगा। अब आइए, ये तो हो गई इन दोनों की डेफिनेशन के हवाले से, ताकि हम आगे जाके अगर डेफिनेशन हमें अच्छी तरह आती होगी तो हम इनके आपस में जो रिलेशंस बन सकते हैं, डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, हम उनको बहुत अच्छी तरह से इंशाल्लाह कर पाएंगे। देखते हैं फॉर अ स्ट्रेट पाथ। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं एक स्ट्रेट पाथ पर जा रहा हूं तो फिर क्या होगा? फिर सिंपल सी बात है, डिस्टेंस भी वही होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पर हमारे पास शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वही असल में डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? दैट द बॉडी मस्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a straight path, then एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट, यानी उसने ऊपर क्या रखा? डिस्टेंस। डिनोमिनेटर में क्या है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपसे शेयर करके आया कि एक स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं होता, दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। इसका मतलब जब भी हम इनकी रेशियो लेंगे तो क्या जवाब आएगा? दैट इज इक्वल टू 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एमसीक्यूज में मैं जो जो पॉइंट्स आपसे शेयर करता जाऊंगा इंशाअल्लाह उसके एमसीक्यूज भी आपसे शेयर होते जाएंगे। पूरी कोशिश होगी कि आज के इस लेक्चर में आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करें अपने यूनिट 1 की फर्स्ट रिवीजन को। स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं फॉर अ कर्व पाथ। आइए कर्व पाथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये कर्व पाथ मैंने आपके लिए यहाँ पे शो किया हुआ है। आप कर्व पाथ में जो एक्चुअल पाथ होता है जिसको हम डिस्टेंस का नाम देते हैं, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ यानी डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होगा? यस, हमेशा बड़ा होगा। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी कर्व पाथ की बात की जाएगी तो जो कर्व पाथ होगा उसमें हमारे पास एक्चुअली जो डिस्टेंस होता है, एक्चुअल पाथ जो होता है, वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब फॉर ए कर्व पाथ वी कैन सिंपली से दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। और अब अगर मैं बात करूं, यही क्वेश्चन अगर आपसे इस हवाले से पूछा जाता
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट फॉर द कर्व पाथ की बात की जा रही है, तो फिर क्या जवाब होता है? चूंकि आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो जवाब क्या होगा? ग्रेटर देन 1। और इसको वो रेसिप्रोकली भी पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रख ले और डिस्टेंस से डिवाइड करे, तो फिर जवाब क्या होगा? फिर दैट विल बी इक्वल टू लेस देन 1। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्ट्रेट पाथ और कर्व पाथ दोनों के हवाले से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशंस को देखा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे, तब भी इक्वल होंगे। और लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि अभी तो सफर की इब्तदा ही नहीं हुई, यानी बॉडी जो है इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका मतलब अगर तो बॉडी की मोशन का कोई तस्करा नहीं आता और वो सिंपल आपसे ये पूछता है कि बॉडी रेस्ट पर है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो ऑब्वियसली साफ सी बात है, चूंकि मोशन का कोई जिक्र नहीं आया यहाँ पर, उससे कोई भी बात मोशन के हवाले से नहीं की, तो आप क्या कहेंगे? डिस्टेंस भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। स्टूडेंट्स, अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट, एंटी टेस्ट में यहां से आपको वो लाजमी नेशनल एमडी एक्ट में जरूर टच करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को वो जरूर चेक करेगा, इसलिए आपने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। स्टूडेंट्स, फॉर अ मूविंग बॉडी, मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर तो बॉडी मूव कर रही है, अगर मोशन में आ गई है, तो चाहे कयामत भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो क्लोज पाथ पर भी वापस आ जाए, तो फिर भी डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। आपने इसको बहुत ही ध्यान से अपने ज़हन में बिठा लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो इट मे और मे नॉट बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो भी सकती है और हो सकता है जीरो ना हो। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कर्व पाथ की। ये एक सेमी सर्कल मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। अगर इस सेमी सर्कल में मैं देखूं एक बॉडी इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक, ये उसका एक्चुअल पाथ है। अगर तो कर्व पाथ है, सपोज करें एक्चुअल पाथ कर्व पाथ है, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास डिस्टेंस भी जीरो नहीं है, बॉडी मूव कर रही है, डिस्टेंस तो जीरो है ही नहीं। डिस्टेंस मैंने क्या बोला था कि मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। तो देखिए, बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसलेट कर गई, मूव कर गई, मोशन में है, तो सेमी सर्कल बना, तो इसका डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या होगी, जरा गौर से दिखेगा। देखिए, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि एक सेमी सर्कल बन रहा, तो सेमी सर्कल में हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस नजर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, वो सब में क्या है? दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो किसके बराबर होगा? यूनिट 2r के इक्वल होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट यहां पर मैंने क्या राइट डाउन कर दी? दैट इज इक्वल टू 2r। स्टूडेंट, डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या पूरा सर्कमफेरेंस है या उसका हाफ है? हाफ है। सर्कमफेरेंस अगर कंप्लीट होता तो क्या होता है? 2 पाई r। अब ये 2 पाई r का हाफ है, यानी 2 पाई r को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो दैट इज इक्वल टू पाई r। तो डिस्टेंस आपके पास यहां पर क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू पाई r, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ गया? दैट इज 2r। स्टूडेंट्स, अगर यहीं पर एमसीक्यूज आपसे ये डिस्कस कर लिया जाए, पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए एक सेमी सर्कुलर पाथ पर व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? देखिएगा, डिस्टेंस को आपने ऊपर रखा, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड किया, डिस्टेंस की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू पाई r, और डिस्प्लेसमेंट आपने देखा डायमीटर जो कि 2r के इक्वल होता है, r से कैंसिल आउट हो गया, दिस इज पाई बाय 2। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एंटी टेस्ट फॉर्मेट में बहुत दफा बार बार रिपीट होता है, तो मैंने यहीं पर आपको इसको डायरेक्टली करवा दिया ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना फील हो। स्टूडेंट्स, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मैंने अभी बात शुरू की थी कि डिस्टेंस मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। इस केस में सेमी सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस भी जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक बॉडी है जो मूव कर रही है और ये ड्यूरिंग द मोशन एक कंप्लीट सर्कल बना देती है, एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करती है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी, जो इनिशियल पॉइंट होगा वही फाइनल पॉइंट होगा। तो बताइए इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यस, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गई, बहरहाल डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, दैट इज इक्वल टू टोटल सर्कमफ्रेंस दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो अगर दोबारा रेशियो पूछी जाए वही सेम क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो आप डिस्टेंस की जगह पुट करेंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट की जगह 0 आ जाएगा। तो किसी भी चीज के आप सब जानते हैं फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो जवाब क्या आता है, जी हाँ, दैट इज इनफाइनाइट। तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो सीखने वाली बात थी, देखिए कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, कैलकुलेशन हम कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर एंटी टेस्ट में वो क्वेश्चंस पास का बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं जहां पर आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। तो एक बात आज आपने अपना ईमान बना लेनी है फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर जब भी बात की जाएगी तो उसका डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, मगर उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो भी सकती है और नहीं भी। मैंने केसेस आपसे शेयर किए। आइए इसी को ज्यादा रीइंफोर्स करते हैं, एक एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए इनमें से कौन सी चीज बिल्कुल ठीक है। अल्फा ऑप्शन देखिएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। देखिए डिस्टेंस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, दैट इज ग्रेटर, बड़ा होता है। क्योंकि जब भी कर्व पाथ की बात की जाएगी, मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया कि कर्व पाथ की जब भी बात की जाएगी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है। इसका मतलब अगर ये दोनों, अगर तो कर्व पाथ है तो साफ सी बात है इन दोनों की रेशियो का जवाब क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा। और अगर ऐसा हो गया कि एक स्ट्रेट पाथ बनता है तो स्ट्रेट पाथ में दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जवाब 1 भी आ सकता है। अब बच्चे एंटी टेस्ट चलता है, एंटी टेस्ट में हमने जल्दी नहीं करनी, एंटी टेस्ट में हम तब तक अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि हम सारी ऑप्शन पढ़ नहीं लेते। तो बाद वक्त बच्चे जल्दी से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जी नहीं, हम नेक्स्ट ऑप्शंस को देखेंगे उसके बाद ही कुछ होगा, क्योंकि अल्फा ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक लग रही है। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ ट्रांसलेट करते हैं, मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब उसकी बीटा ऑप्शन देखते हैं। पहली ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक थी, अल्फा ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली पता चल गया कि जनाब वो दैट इज ट्रू, लेकिन हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। बीटा ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉर अ मूविंग बॉडी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपसे शेयर करके हूं, मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के बारे में मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। यस, आपने साथ साथ रिपीट करें, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, मगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो भी सकती है और नहीं भी। तो देखिएगा, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन। इसका मतलब ये भी ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब हमें ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगी तो हम चार्ली ऑप्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। चार्ली ऑप्शन कह रही है कि डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी लेस देन 1। डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट कभी भी 1 से छोटे नहीं हो सकते। देखिए ऊपर क्या चीज है, ऊपर है डिस्टेंस और डिनोमिनेटर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जवाब 1 से छोटा तभी आएगा जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। और मैं क्लियरली बता चुका हूं कि कुछ भी हो जाए, कयामत भी आ जाए, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। एट मैक्सिमम स्ट्रेट पाथ उसके बराबर हो सकती है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो फिर कौन सी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगी, दैट इज डेल्टा। ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने एक टेक्निक से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी खिदमत में पेश किए और उसके बाद बहुत सारे हमने एमसीक्यूज किए और फाइनली हमने कैसे एमसीक्यूज किया जिसने उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को यकजा कर दिया ताकि अब आपको किसी किस्म की कोई भी लोइयां नहीं होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हमारा अगला सवाल भी एक और एमसीक्यूज। मैक्सिमम कोशिश करूंगा मैं कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करवाऊं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दूं तो उसके बाद एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा करवा के इस बात को इंश्योर किया जाए कि आपका कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पे सॉलिडिफाई हो जाए और इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह करीम आपको एंटी टेस्ट में कामयाबियां और कामरानी अता फरमाए। हमारा अगला सवाल, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी नेशनल एमडी कैट में हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ऑफ एम्पलीट्यूड x नॉट, एम्पलीट्यूड आप सब जानते हैं, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है हम उसको एम्पलीट्यूड राइट डाउन करते हैं। आप इसको ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए। आप इसको x नॉट भी पढ़ते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में भी है।
द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम इज। यानी वो आपसे सवाल ये कर रहा है कि बताइए एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जब अपना कंप्लीट टाइम पीरियड करता है, यानी टाइम पीरियड कंप्लीट करने का मतलब एक पूरी वाइब्रेशन को कंप्लीट करना, इसका मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर वापस उसने आना है। ये बहुत सिंपल सी बात है, जहां से स्टार्ट लेगा वहीं पे वापस आ जाएगा। तो बताइए उसकी उसका डिस्टेंस क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सीक्वेंस को हमेशा याद रखना है कि पहले जिक्र डिस्टेंस का आया तो जवाब में भी आपने पहले डिस्टेंस को ही तलाश करना है और बाद में डिस्प्लेसमेंट को। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ 4x0 4x0, बीटा में लिखा हुआ 0 4x0, चार्ली में 4x0 0 और डेल्टा कैन नॉट बी श्योर। चले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। मैंने आज आपको सिखाया कि मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जी हाँ, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब बताइए, सबसे पहली बात तो डिस्टेंस की जा रही है, तो इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि यहां पे डिस्टेंस जीरो नहीं है, और ये भी आंसर हो सकता है, मगर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस को जीरो शो किया गया। ठीक हो गया। अब ये दो ऑप्शन रहेगी, डेल्टा कैन नॉट बी श्योर, अभी तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। देखिए अल्फा और चार्ली, अब इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है, तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। देखें मैंने आपके लिए यहाँ पे डायग्राम शो की है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। जब बॉडी अपनी वाइब्रेशन को स्टार्ट करती है तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट होता है, वो पहले यहां तक जाती है, जो डिस्टेंस कवर होगा वो x0 होगा, फिर वो वापस आएगी। तो इसका मतलब अब वो हाफ ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुकी है, अभी कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं हुआ, हाफ टाइम पीरियड हुआ। अब फिर वो यहां जाएगी, नेक्स्ट एक्सट्रीम को टच करेगी, डिस्टेंस पे कितना होगा x0, और फिर वापस आ जाएगी। तो बच्चों बहुत क्लियर हो गया, जिस पॉइंट से उसने इब्तिदा की वो वापस उसी पॉइंट पर आ गई। और जब भी क्लोज पाथ बनता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यस दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अब इन दो ऑप्शंस में से यहां पे डिस्प्लेसमेंट को जीरो लिखा गया है, तो यही ऑप्शन हो सकती है। बहरहाल डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा सिंपल है, हम डिस्टेंस चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, इन सबको ऐड कर लेंगे, x0 प्लस x0 प्लस x0 प्लस x0 4 टाइम्स x0, तो चार्ली हमारी बेस्ट ऑप्शन बनती है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपके क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा और बाकी जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने रीइंफोर्स किए वो भी आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी है जो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक पर यूनिफॉर्म स्पीड से एक बॉडी मूव कर रही है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ its distance to displacement when it has covered 1/4 part of its time period। यानी सवाल हर दफा पूरे सर्कल का नहीं है, सेमी सर्कल का भी हमने कर लिया, हमने सर्कल का भी कर लिया। अब ये सवाल उनसे थोड़ा हटके है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कैसे होगा, अब यहां पे बात की जा रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब यकीनन उसकी स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो अपना पूरा रेवोल्यूशन एक खास टाइम में ही कवर करेगा। तो आपसे पूछ कर रहा है द व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, कब, जब वो अपनी पूरी रेवोल्यूशन का चौथा टुकड़ा, यानी अगर फोर्थ यानी क्वार्टर की बात की जाए वो कंप्लीट करेगा तो फिर क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ऑप्शंस में हमारे पास अल्फा है पाई बाय √2, बीटा है पाई बाय 2, चार्ली पाई बाय 4 और डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय 2 √2। स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व होगा जरा देखिएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया है। ये सपोज करता हूं ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट था और ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है। क्यों ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट मैंने क्यों कंसीडर कर लिया, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने सवाल में हमें ये कहा गया था कि जनाब उसने अपनी पूरी रेवोल्यूशन का चौथा हिस्सा यानी क्वार्टर को कंप्लीट करना है 1/4 को। इसका मतलब ये पूरा अगर देखा जाए इसको 4 टुकड़ों में बांटा जाए तो ये वो टुकड़ा है जिसे हमने कैलकुलेट करना। अब अगर तो बात हम कर लें डिस्टेंस की, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, ये इसका एक्चुअल पाथ आपको ये रेड मैंने शो किया है, डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। देखिए अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो डिस्टेंस होता 2πr, तो 2πr को ऊपर रखूंगा और ये उसका चौथा हिस्सा है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो 2 1 2 2 2 4, तो मेरे पास क्या आ गया πr/2। इट मींस मेरे पास डिस्टेंस आ चुका है, हाफ क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूं कि मुझे ये पता चल गया कि क्वार्टर रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर होता है
सर्कुलर पाथ पे वो किसके बराबर होता है, या पे फिंगर टिप पे आप याद रख सकते हैं पाई आर ओवर 2। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। जरा गौर से दिखेगा, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो आप सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। तो यकीनन ये ब्लैक लाइन मैंने आप लोगों के लिए शो किया है, ये स्ट्रेट पाथ बन जाती है। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा, जरा गौर से दिखेगा, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल डेवलप होगी। यकीनन ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस। इसे मैं क्या कह सकता हूं, इसे मैं ट्राइंगल की बेस कह सकता हूं। इसे मैं क्या कह सकता हूं, इसे मैं ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कह सकता हूं। और मुझे हाइपोटेन्यूज की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर बहुत फेमस हम लोग थ्योरम यूज करेंगे, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। आप सब जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, स्क्वायर मुझे यहाँ नहीं चाहिए, दोनों साइड का जब मैं अंडर रूट लूंगा, ये अंडर रूट यहाँ पर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पर मुकम्मल तौर पे अंडर रूट आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, बेस क्या, बेस भी आर, परपेंडिकुलर वो भी आर। मैं जब यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करूंगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मेरे पास क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, मगर 2 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 4 होता तो बाहर 2 आ जाता। तो क्या जवाब आया, अंडर रूट 2r। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, अब क्या करना है हमने, बड़ी सिंपल सी बात है। हमें सवाल ये किया गया था कि जनाब क्वार्टर सर्कल की अगर बात की जाए तो उसमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, दैट वाज पाई आर ओवर 2। आप ये जानते हैं, मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट किया था। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने कैलकुलेट की, दैट इज अंडर रूट 2r। तो जो मैं अंडर रूट 2r प्लेस करूंगा, ये r से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा पाई डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2। तो इसका मतलब गौर से देखिएगा हमारी कौन सी ऑप्शन है, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा और आपकी प्रैक्टिस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से डिफरेंट जावियों से हम लोग करवा रहे हैं। तो आई होप अभी तक काफी प्रैक्टिस होगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एन एथलीट, एक एथलीट है, इट कंप्लीट्स 1 राउंड ट्रिप ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक का वो 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड। इसका मतलब ये कि 40 सेकंड में पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या है, दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आपने ये बताना है कि 60 सेकंड के बाद बताइए उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिएगा, इन 60 सेकेंड 1 मिनट इट विल हैव कवर्ड 1.5 राउंड ट्रिप। कैसे, जरा गौर से देखें, जब उसने कंप्लीट राउंड ट्रिप किया होगा 40 सेकेंड्स में, देखिए 40 सेकंड में अगर वो कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट कर रहा है तो वो जहां से चला होगा वहीं पर वापस आ गया होगा। ठीक हो गया। अब 40 सेकंड गुजर चुके हैं, 60 सेकंड होने के लिए मजीद 20 सेकंड चाहिए। तो बताइए, अगर ये पूरा सर्कल 40 सेकंड में कंप्लीट होता होगा तो नेक्स्ट हाफ सर्कल किस में होता होगा, 20 सेकंड में। तो ये 20 सेकंड और पहले वाले कितने थे, देवर 40 सेकंड। हमारे पास क्या आ गया, 60 सेकंड। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। जी, ये हमारे पास जो आ गया पॉइंट ए और बी का जो डिस्टेंस आ गया, जो डिस्प्लेसमेंट आ गई, दैट इज द शॉर्टेस्ट वन स्ट्रेट लाइन, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर क्या होता है, दैट इज डबल ऑफ रेडियस। तो ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास बीटा डबल ऑफ रेडियस इट इज प्रोवाइडेड ओवर हियर। जी स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज स्पीड। स्टूडेंट्स, स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड किसको कहते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन ए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कह सकता हूं। यूनिट क्या होंगे, दैट इज मीटर पर सेकंड और स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला v ही है, लेकिन रिप्रेजेंट v से ही करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट आएगी और डिनोमिनेटर में टाइम आ जाएगा। यूनिट इसके भी मीटर पर सेकंड, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, इसको मजीद देखने के लिए आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्टकट में आपको सिखा रहा हूं, आपने याद रखना। स्पीड इज बेसिकली सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब स्पीड और कुछ भी नहीं है। स्पीड बेसिकली
वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। आप सब जानते हैं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो जब भी आपसे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का तज़किरा किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा वो कुछ और बात नहीं कर रहा, वो आपसे स्पीड की बात कर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अ बॉडी कैन हैव वेरिएबल वेलोसिटी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड। स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ छोटी सी बेसिक चीजें देख लेते हैं कि स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक हो गया। और अगर वेरिएबल होगी तो इसका मतलब इट विल बी कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो वेरिएबल हो जाएगी। सिमिलरली वेलोसिटी की बात की जाए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसकी स्पीड क्या हो सकती है? यूनिफॉर्म। इसका मतलब सर्कुलर पाथ की अगर एग्जांपल ली जाए, तो सर्कुलर पाथ अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें, एक खास टाइम में हर दफा एक सर्कल बन रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? यस, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। वेरिएबल स्पीड तभी वेरिएबल होगी जब मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, कभी ज्यादा कभी कम डिस्टेंस कवर होगा। जबकि वेलोसिटी की जब बात की जाए तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही होती है। हाँ जी, एक उसकी मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड ही है, और दूसरा डायरेक्शन। तो सर्कुलर पाथ की अगर बात की जाए तो सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी की स्पीड यानी मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होती, मगर उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। तो वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म हो सकती है? तभी यूनिफॉर्म हो सकती है इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यानी कांस्टेंट स्पीड एंड द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब कोई भी बॉडी सिर्फ तभी कांस्टेंट वेलोसिटी रख सकती है इफ इट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, और स्ट्रेट पाथ पे मूव करते वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस हवाले से कुछ चीजें देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अ बॉडी कैन हैव वेरिएबल वेलोसिटी। बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म हो। कैसे? मैंने भी आपसे शेयर किया। आइए सर्कुलर पाथ की बात कर लेते हैं। देखिए, इस सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पर सेंटीपिटल फोर्स कंपेल करती है ऑब्जेक्ट को टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, के वो सर्कुलर पाथ पे मूव करे। अब ये फोर्स क्या होती है? फोर्स वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, सपोज कर लेते हैं इसकी मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये चूंकि परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, तो फोर्स जब भी परपेंडिकुलर एक्ट करती है तो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती। और मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम स्पीड है। इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। वो इससे ना ज्यादा होगी ना कम होगी। इसका मतलब याद रखिएगा। लेकिन डायरेक्शन चूंकि हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेक्टोरली अगर बात की जाए तो इस सारी की सारी वेलोसिटीज आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इनके मॉडुलस ले लिए जाएं, यानी मैग्नीट्यूड की बात की जाए, या रियली सिंपली आप स्पीड की बात करें, तो हर एक पॉइंट पर स्पीड क्या? दैट इज यूनिफॉर्म। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, दैट इज इट पॉसिबल that an object is moving with variable velocity but with uniform speed? Yes, लेकिन दूसरी बात भी याद रखिएगा, क्या ऐसा मुमकिन है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो और स्पीड वेरिएबल हो, नॉन यूनिफॉर्म? जी नहीं। वेलोसिटी अपनी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर। अगर उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही मगर उसकी मैग्नीट्यूड यानी स्पीड चेंज हो रही है, तो फिर याद रखिएगा वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय वन गेट वन फ्री। अगर आपने एक पॉइंट मुझसे सीख लिया कि ऐसा मुमकिन है कि वेलोसिटी जो हो वो वेरिएबल हो मगर स्पीड क्या हो? स्पीड यूनिफॉर्म हो, तो ये तो एक चीज है। तो इसका उल्टा भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो मगर स्पीड क्या हो? वो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड बेसिकली क्या? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वो चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रह सकती, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। तो आई होप आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे नेशनल एमडी के एक्ट का जो सिलेबस है, यूनिट नंबर 1 की जो फर्स्ट डिवीजन हमने आप लोगों के लिए रखी है, उसमें हम लोगों ने आपके लिए सिर्फ जो बिगिनिंग है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हमने ये आपसे लॉज ऑफ मोशन की बात
इक्वेशन ऑफ मोशन, जी हम लोगों ने ये पोर्शन आप लोगों के लिए यहाँ पे सेट कर रखा है ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे इंशाल्लाह ताला 2 टेस्ट बड़े थॉरली आपसे डिस्कस किए जाएंगे मेरे इस लेक्चर के बाद। इंशाल्लाह मैं ही आपसे शेयर करूंगा और वो आपको मैक्सिमम इस काबिल इंशाल्लाह बना देंगे कि आप हर तरह की प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बाज़ औक़ात हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के हवाले से इतना क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, तो हम वहाँ पे गलतियाँ कर जाते। तो मैं कुछ एमसीक्यूज इंशाल्लाह आप लोगों से ट्रिकी से अभी करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप फोकस करें ताकि आप लोगों को जो गलतियां मैं आज आपको यहाँ पे खुद जानबूझ के करके दिखाऊंगा और फिर ठीक भी करूंगा। तो क्योंकि बात का सच, जब तक इंसान ठोकर ना खाए इसको समझ नहीं आती, तो मैं खुद ठोकर खाऊंगा, आप लोगों के लिए गलतियां करूंगा, फिर बताऊंगा कि मैंने जानबूझ के गलती की और असल में क्या चीज थी। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, पहली बात तो आपने कभी नहीं बोलनी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूलाज पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आपको हर मुश्किल से बाहर लेकर आ सकता है वो कौन सा फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। भूलना नहीं है क्या? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये आपने फॉर्मूला याद रखना। चला आगे जाके जब मैं एमसीक्यूज करूंगा तो फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी चूंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही होती है, तो इसका क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस नहीं होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। वेल, इसकी क्या अफादियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं कि एमसीक्यूज के थ्रू। बहुत ही फेमस एमसीक्यूज, एंटीडेस में बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यूज, और ये हमें बहुत कुछ सिखा सकता है अगर आप फोकस करें तो। अ पर्सन मूव्स फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, यानी स्टेप्स है, वो लाहौर से इस्लामाबाद गया विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। वो 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लाहौर से इस्लामाबाद जाता है। एंड रिटर्न बैक, टेक्निकल वर्ड की वर्ड है रिटर्न बैक, वो वापस आ जाता है टू लाहौर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि जिस स्पीड से वो गया था वो ज्यादा थी और जिस स्पीड से वो वापस आया वो स्पीड कंपैरेटिवली कम है। क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी इट्स एवरेज वेलोसिटी, बताइए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो कीवर्ड उसने बोला एवरेज वेलोसिटी। अब होता क्या, जरा गौर से देखिएगा। ऑप्शंस में हमारे पास अल्फा में लिखा 48 किलोमीटर पर आवर, बीटा में लिखा 50 किलोमीटर पर आवर, चार्ली में 0 किलोमीटर पर आवर और डेल्टा में 100 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हाट स्टूडेंट्स मोस्टली डू, उन्हें एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला याद होता है वो ये होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। वो कहते हैं यार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एंटीडेस में आप हम लोग जनाब कर लिए इसको बहुत आसानी से। कैसे किया? दोनों वेलोसिटीज दी हुई थी और हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा था, तो हम तो अच्छी तरह से जानते हैं अगर दो वैल्यूज दी गई हो तो उनकी एवरेज क्या होती है, दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दे, तो ये फॉर्मूला वो यूज करते हैं। हम चले मैं भी यूज कर लेता हूं। एवरेज वेलोसिटी मैं दोनों को प्लेस करूंगा, 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब 60 प्लस 40 कितना हो गया? दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 दैट 2 एंड दैट इज 2 5 दैट 10, 50 किलोमीटर पर आवर। 100 में से 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं दे गो फॉर द बीटा ऑप्शन, वो बीटा ऑप्शन के लिए जाते हैं। हाँ जी, ये ऑब्वियसली साफ सी बात है कि डायलेमा है, हम ऐसा कहते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स का नॉलेज एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स, उन तमाम स्टूडेंट्स में ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत के साथ चीजों को बहुत अच्छी तरह पढ़कर आगे गए होते थे। फिर क्या होता है, वो क्या करेंगे, आइए वो देखते हैं वो क्या करेंगे। They'll go for this one, वो इसके लिए जाएंगे, वो ये बात जानते हैं। एक बात अब आपने भी याद रखनी है कि दोनों इंटरवल्स में हमारे पास स्पीड जो थी वो एक जैसी नहीं थी। यानी आप लाहौर से इस्लामाबाद गए, डिफरेंट स्पीड थी, टाइम डिफरेंट लगा होगा। ज्यादा स्पीड से गए थे तो टाइम कम लगा होगा। आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो साफ सी बात है आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन आप उसी डिस्टेंस फिर वही है। इसका मतलब जब आप लाहौर से इस्लामाबाद गए, आपकी स्पीड जो थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो आपको टाइम जो लगा वो सपोज करें T1 टाइम लगा। मैं सपोज करूं, चले सपोज कर लेते एक इंसान को 4 घंटे लगे। अब जब वो वापस आ रहा है, डिस्टेंस वही है क्योंकि वो उसी पाथ से वापस आ रहा है। क्योंकि पहले वो लाहौर से इस्लामाबाद गया था, अब इस्लामाबाद से लाहौर वापस आया, तो डिस्टेंस तो वही है। तो डिस्टेंस दोनों में क्या है? सेम। ये कीवर्ड याद रखिएगा, डिस्टेंस अगर सेम हो, मगर अब वापसी वाली स्पीड ज्यादा थी या कम थी? कम थी। कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम ज्यादा लगा होगा, 4 घंटे से ज्यादा। सपोज करें मैं बात करूं 6 घंटे लगे उसको, या
5.5 घंटे लगे। अब मुझे एक बात बताएं, अब टाइम आने का डिफरेंट, जाने का डिफरेंट, स्पीड जाने की डिफरेंट, वापस आने की डिफरेंट। जब भी ऐसा होगा कि स्पीड डिफरेंट होगी और टाइम भी डिफरेंट होगा, मगर कीवर्ड डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अपने फॉर्मूला, ये वो उन बच्चों की बात करूं जो बहुत अच्छी तैयारी के साथ पेपर में उतरते हैं, तो फॉर्मूला जो एवरेज स्पीड का यूज होगा, जो मैंने बताया, अगर स्पीड भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है, लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का यूज होगा 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। 2 ऐसे रहेगा, v1 की जगह 60 आ गया, v2 की जगह 40 आ गया। v1 60 40, जनाब जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आएगा 40 800 और नीचे 100, ये 20 कैंसिल आउट हो गया। क्या जवाब आया, 48 किलोमीटर पर आवर। कहां लिखा हुआ है, ये जनाब अल्फा ऑप्शन में। अब वो जो 1% स्टूडेंट था, 99 में से 1% स्टूडेंट था, वो जनाब ये कर गया। 100% स्टूडेंट कंप्लीट हो गए, लेकिन ये तो मैंने थोड़ी सी एग्जैजरेशन की कि 99% स्टूडेंट्स जो है वो गलत करते हैं। बड़े गौर से देखिएगा, स्टूडेंट्स, उन्हीं स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही टेक्निकली चीजों को लेकर चलते हैं। देखिए उसने आपसे पूछा क्या था, उसने आपसे पूछा था एवरेज वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आपने बेसिक फॉर्मूला याद रखना, जो आपको हर मुश्किल से बाहर ले आएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये फॉर्मूलाज नहीं थे, सिंपल फॉर्मूला था, क्या, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का क्या था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब स्टूडेंट्स, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए बॉडी ने सफर का आगाज कहां से स्टार्ट किया, लाहौर से, जहां मर्जी गई वापस कहां गई, लाहौर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या है, 0। जी हां, इसीलिए अब जरा गौर से देखिएगा, जो चीज आपने याद रखनी है, बट इट्स अ क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ था। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को पूरे वसूख से बोला था कि जनाब आपने हमेशा याद रखना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, वो क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या थी यहाँ पे, 0, अल्टीमेटली 0 किलोमीटर पर आवर। तो दिस वाज बेसिकली द आंसर। स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कितना इंपॉर्टेंट है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के जो हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज हमसे पूछे जा सकते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकते हैं। बहरहाल कोशिश मैंने पूरी की कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके लिए इसको आसान कर दूं। हमारा थोड़ा सा अलमिया ये, जब तक हमें कोई चीज़ आसानी से मिल जाए ना, हम उसकी कभी कदर नहीं करते। और जो चीज़ हमें ज़रा मुश्किल से मिलती है, ठोकर खा के मिलती है, हम उसको हमेशा यार सीने से लगा के रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कोशिश की कि खुद भी ठोकर खाऊं, आपको भी थोड़ी सी ठोकर लगे, थोड़ा सा धचका लगे, लेकिन आपको अब पूरी लाइफ के लिए याद रह जाए कि जनाब ऐसा सवाल जब भी आएगा तो मैंने बहुत ध्यान से कीवर्ड को याद रखना है। तो एवरेज वेलोसिटी को याद रखिएगा, कहीं क्लोज पाथ तो नहीं है। और अगर यहीं पर वो हमसे क्या पूछता, एवरेज स्पीड पूछता, तो सुनिए, ये जो मैंने 48 किलोमीटर पर आवर निकाली है, ये एवरेज स्पीड ही तो थी, क्योंकि स्पीड कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो मैंने एक ही एमसीक्यूज में उसके तमाम 3 डायमेंशंस में जितने भी सवाल बन सकते थे, स्टूडेंट्स, मैंने आपसे शेयर किए, कोशिश की कि आपको एक बहुत ही अच्छे अंदाज से समझा दिए जाए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे और भी शेयर करना चाह रहा हूं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जो एवरेज का फॉर्मूला हर बच्चे को फिंगर टिप्स पे था, जो तकरीबन 99% स्टूडेंट यूज किया था। ये कब यूज होता है, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब एवरेज स्पीड हमारे पास, ऐसे ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब डिस्टेंसेस क्या हो, डिस्टेंसेस डिफरेंट हो, मगर टाइम इंटरवल्स क्या हो, सेम। तो जब भी टाइम इंटरवल सेम हो, डिस्टेंसेस डिफरेंट हो, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। और ये फॉर्मूला आपके पास जवाब 50 किलोमीटर पर आवर तब आता अगर हमारे पास डिस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं मगर टाइम इंटरवल्स सेम होते हैं। स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो जब डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो स्पीड तो डिफरेंट हो ही नहीं सकती। और अगर स्पीड सेम होगी तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, तब क्या होगा, तो एवरेज स्पीड होगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी और वो यूनिफॉर्म स्पीड ही कंसीडर की जाएगी। स्टूडेंट्स, ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर किए। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन की अगर बात की जाए तो हमारे पास 3 लॉज आ जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ऑब्वियसली इन सारे लॉज को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रिवाइज करने नहीं जाऊंगा, दे वेरी बेसिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप क्योंकि नेशनल एमडी कैट में बात का ऐसा होता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यानी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तो स्टेटमेंट्स आप लोगों ने याद आपको है, फिंगर टिप्स में होंगी। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे एंटी टेस्ट के हवाले से शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की जब भी बात की जाए, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है वो होता है दैट फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन और सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, दे ऑल टॉक अबाउट वन थिंग, यस, फोर्स। सिर्फ फोर्स की बात कर रहे होते हैं। हाँ जी, कैसे, गौर से देखिएगा। फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, ये फोर्स को डिफाइन करता है। कैसे? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? that any object either in state of rest or in uniform motion will retain continue to keep its state until and unless it is acted upon by an external force. और force की definition क्या है? that it changes or compels to change the state of rest or of uniform motion of a body। तो पता चला फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में छुपी हुई है किसकी डेफिनेशन? जी हाँ, फोर्स की डेफिनेशन। तो हम शॉर्टकट में याद रखेंगे दैट फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की बात कर लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन फोर्स को कैलकुलेट करता है। कैसे? आप सब जानते हैं, फॉर्मूला था F=ma, हमें यही से पता चला था। और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की अगर बात की जाए तो वो बात करता है कि नेचर में जितनी भी फोर्सेज हैं दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। आइए कुछ और चीजें देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिएगा, फर्स्ट लॉ को के हवाले से एक और एमसीक्यूज एंटी टेस्ट में बार बार रिपीट होता है। इवन आपको ये एफएससी में भी आपके फिंगर टिप्स होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन में एक्शन और रिएक्शन पेयर की बात की जाती है। अब ये वो बात है जो ज्यादातर आपको क्लियर नहीं होगी। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन में पढ़ा जरूर होता है, मगर हमें उसके बारे में जो एंटी टेस्ट के टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं वो हमें पता नहीं होते। जरा गौर से देखिएगा, एक्शन और रिएक्शन पेयर, यानी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है क्या? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम है, बिल्कुल सही है। दे आर सेम मैग्नीट्यूड, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में क्या? ऑपोजिट है, बिल्कुल सही है। अगर वेक्टोरली देखा जाए तो इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों नहीं करते? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अक्सर हमसे पूछा जाता है कि जनाब एक्शन और रिएक्शन का पेयर क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करता? तो हम सब जानते हैं, हमें रट्टा तो लगा कि कैंसिल आउट नहीं करते, मगर क्यों नहीं करते? उसकी बुनियादी वजह ये है बिकॉज याद रखिएगा, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन किसी और बॉडी पे लगेगा और रिएक्शन किसी और बॉडी पे। छोटी एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर एक बॉल को मैं थ्रो करता हूं किसी वॉल की तरफ, तो जब बॉल वॉल पे टकराएगा तो वो वॉल पर एक फोर्स लगाएगा, सपोज करें 10 न्यूटन। वॉल एज अ रिएक्शन वॉल पे नहीं बल्कि बॉल पे फोर्स लगाएगी। तो पहली फोर्स कहां लगी? वॉल पर। दूसरी फोर्स कहां लगी? बॉल पर। तो दोनों एक ही बॉडी पर एक्ट करती तभी कैंसिल आउट होती ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। आज दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, हाउ कैन दे कैंसिल ईच अदर? एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट दे आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है दैट एक्शन रिएक्शन act on two different objects, so they cannot be balanced, they cannot cancel out each other. Students, यूनिट 1A का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हम लोग करने जा रहे हैं। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स। तो बाज़ का आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफ्स बने होते हैं, उनके हवाले से हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं और हम ग्राफ्स को, डायग्राम को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं यार कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा। तो इंशाल्लाह लजीज, अभी तक जैसे मैंने थोड़ी सी कोशिश की आपको सारा कुछ क्लियरली बताने की, फिर कोशिश करता हूँ कि अल्लाह पाक करम फरमाए और मैं जो कुछ आपको बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह लजीज वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो फोकस करना आपने। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने 3 ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ड्रॉ किए। बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रा ऑब्वियसली साफ सी बात है। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर फिर आगे प्रैक्टिस में चला, टेस्ट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहाँ पे ये कर्व बन रहा है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब टाइम पास होता जा रहा है मगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रही, बॉडी इज नॉट बीइंग डिस्प्लेस्ड। और बॉडी अगर डिस्प्लेस नहीं हो रही तो एक बात याद रखिएगा, हर एक ग्राफ पे 2 चीजें आपने याद रखनी। हर एक ग्राफ पे 2 चीजों का आपको अजबर याद होना चाहिए। पहली बात स्लोप ऑफ द ग्राफ, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा एरिया अंडर द कर्व, यानी जो कर्व है
उसकी स्लोप क्या होगी, तो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरा एरिया अंडर द कर्व। तो स्लोप इसकी क्या होगी, स्लोप का फॉर्मूला होता है आप सब जानते हैं, दैट इज इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला आपने याद रखना है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। यहां पे वाई एक्सिस के लॉन्ग चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब डेल्टा डी आ जाएगा, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास टाइम है, डेल्टा टी आ जाएगा। अब ये चीज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच विल गिव यू वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस है तो स्पीड आ जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपने याद रखना है, दैट द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स अ स्पीड एंड द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इट प्रोवाइड्स अस वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी। तो बताइए क्या इसमें कुछ स्लोप है? अच्छा, स्लोप के बारे में एक छोटा सा पॉइंट आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर स्लाइड्स, झूला दूता स्लाइड ली होगी। मुझे एक बात है, ये मैंने इस वक्त मार्कर को ऐसे प्लेस किया, इसमें आप देख सकते स्लाइड है, स्लाइड का मतलब स्लोप है, स्लोप। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, जी हाँ, जीरो। तो जिस चीज की स्लोप जीरो हो जाती है उसे हम कर्व में डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। तो बताइए क्या ये फर्स्ट कर्व में जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है इसमें कोई स्लोप है? जी नहीं, स्लोप नहीं है। इसका मतलब इस कर्व की डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की स्लोप ने हमें वेलोसिटी देनी थी, और स्लोप तो जीरो है। इसका मतलब क्या चीज जीरो है, आज इट हैज नो स्लोप, इट हैज नो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब इन शॉर्ट आई कैन सिंपली मेक अ कंक्लूजन दैट द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज नॉट इन द स्टेट ऑफ मोशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एरिया की बात अगर की जाए तो एरिया में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम मीटर सेकंड बनता है। ऑब्वियसली साफ सी बात है, हमारे पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो हम उसी की तरफ जाएंगे जो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी है या हो सकती है। नेक्स्ट ग्राफ देखिएगा, यहां पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। यहां पे स्लोप है मगर स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, कांस्टेंट स्लोप है। इसका मतलब स्लोप का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप का दूसरा नाम क्या है, दैट इज वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, मैं ये भी कह सकता हूं, या मैं ये भी कह सकता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये पॉजिटिव स्लोप है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो बताइए एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जी हाँ, एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। और जब एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी क्या होती है, जीरो। इसका मतलब आप देखिए एक ही ग्राफ में से मैं बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमने सीखनी है, क्योंकि अगर हमने एंटी टेस्ट में कामयाब होना है तो हमें बेसिकली अपने तमाम टॉपिक्स के अंदर छुपे हुए सारे के सारे राजों को समझना, और मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए सिर्फ प्रिपरेशन है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आसानियां होंगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ग्राफ मैंने जानबूझ के शेयर किया क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में फॉर अ फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट होता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं तो फिर पहले स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाती है कांस्टेंट रेट पर। कितना होता है, जी हाँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वापस जब आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है एट द सेम रेट, जिसको जी कहते हैं हम। तो उसका जो ग्राफ हमें दिया हुआ है वो ये है। तो ये अक्सर पेपर में आ जाता है, तो सिलेक्ट के बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ ऐसा जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी मैं आपसे शेयर करता हूं। तो ये आपने याद रखना है, जस्ट टू रिमेंबर दिस वन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो काम है दैट इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी टाइम कर्व। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने अब इन शॉर्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैंने एक ही ग्राफ में डिफरेंट तरह के कर्व्स आप लोगों के लिए इकट्ठे किए हैं। मैं इनसे बड़ी डिटेल में उनको आपसे शेयर करूंगा। जरा देखिएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम को प्लॉट किया गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी को प्लॉट किया गया। स्टूडेंट, जो पहला कर्व है ये तो कर्व 1 है, जरा देखिए इसमें स्लोप है, जी नहीं, इसमें कोई स्लोप नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं कि वेलोसिटी टाइम कर्व की स्लोप क्या देगी। देखिए स्लोप का फॉर्मूला यहां पे होगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। चूंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम है, तो हमारे पास क्या चीज आ गई, दैट इज एक्सेलरेशन। तो बताइए यहां पर पहला कर्व हमें क्या बता रहा है, बता रहे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, यानी आप फोर्स को भी कह सकते हैं जीरो। तो आपको यहां से अंदाजा हो गया इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप सेकेंड कर्व की बात कर लेते हैं। सेकेंड कर्व हमारे पास ये कर्व है, आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी इंक्रीज करिए कांस्टेंट रेट पर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी मगर कांस्टेंट होगी क्योंकि स्लोप एक जैसी है, ना स्लोप कहीं ज्यादा ना कम। तो इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे फ्री फॉल की भी हम लोग बात कर रहे होते हैं, उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है।
स्टूडेंट्स थर्ड कर्व की बात कर ली जाए, ये थर्ड कर्व हमारे पास ये बन रहा है, गौर से देखिएगा, यहां पर गौर से देखिए तो स्लोप ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। देखिए स्लोप का कैसे पता चलता है, आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो जितना ज्यादा वाई एक्सिस की तरफ कोई कर्व मूव करेगा, उसकी स्लोप मूव करेगी, तो इसका मतलब उसकी स्लोप बढ़ रही है, उसमें टेंजेंट बढ़ रहा है। स्लोप का दूसरा नाम क्या है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब हमारे पास जो थर्ड कर्व है इसमें वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन स्लोप भी इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्योंकि स्लोप एक जैसी नहीं है, डिफर कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। स्टूडेंट्स बाय वन गेट वन फ्री, फोर्थ कर्व को अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं उसका रेसिप्रोकल है। स्लोप धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी स्लोप कब कम होती है, जब कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल होता जाता है। तो पता ये चला यहाँ पे वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ रही है, हर पॉइंट पे मैं वेलोसिटी देखूं तो वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन स्लोप यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। तो ये बात आपने याद रखनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कर्व आ रहा है, ये कर्व सीधा, ये जो है दिस इज द फिफ्थ वन। ये मेरे पास पांचवा कर्व है, ये मैं आपके लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेट भी ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है बट एट अ कांस्टेंट रेट। तो याद रखिएगा वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक हो गया, लेकिन स्लोप क्या है, स्लोप फिर कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मगर स्लोप नेगेटिव है। तो जब भी कर्व नीचे की तरफ जाएगा तो हमारे पास स्लोप हमेशा नेगेटिव होगी। यहीं पर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट्स नेशनल एमडी कैट में हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल का भी है। प्रोजेक्टाइल के हवाले से बाद का टेंटी टेस्ट में एक क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए अपवर्ड फ्लाइट के दौरान उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी और डाउनवर्ड फ्लाइट के दौरान इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। बच्चे गलती से वहां पे ये कहते हैं कि ऊपर की तरफ जब वो जा रहा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो माइनस जी होगी और वापसी पे प्लस जी होगी। ऐसा नहीं होता। हमेशा एक बात जो आपने याद रखनी है, इवन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा माइनस जी ही कंसिडर की जाती है। माइनस जी कंसिडर की जाती है कैसे, जरा गौर से देखिएगा। मैं यहां से आपसे शेयर कर लेता हूं, ये मैंने आप लोगों के लिए फ्री फॉल का वेलोसिटी टाइम कर्व ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स वेलोसिटी स्टार्ट में क्या होती है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड थ्रो करूं स्टार्ट में क्या होती है, मैक्सिमम होती है, फिर एक कांस्टेंट रेट पर डिक्रीज करती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कर जाती है 0। तो देखिए यहां पे शुरू में वेलोसिटी क्या थी, सपोज करें 100 मीटर पर सेकंड थी, मैक्सिमम थी, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पर कम होते तो इसके सामने क्या होगी, दैट इज 0। और फिर जब वापसी का सफर स्टार्ट होता है तो वेलोसिटी दोबारा बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है और दोबारा वो -100 ही हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इस ग्राफ को मैं देखूं तो याद रखिएगा अपवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया जाता है और डाउनवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जाता है। इसलिए ग्राफ को ऐसे प्लॉट किया गया कि ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी, वेलोसिटी कम होती जा रही है। यहां पर भी अगर मैं एक्सेलरेशन लूंगा, याद रखिएगा नेगेटिव स्लोप होगी, स्लोप नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे भी हमारा कर्व नीचे जा रहा है, चाहे वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन स्लोप आप निकाल के भी देख लें, स्लोप क्या होगी, दैट इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपने हमेशा याद रखना है कि ठीक है हम ये बात कह देते हैं, हमें हमारी बुक्स में लिखी हुई है कि ऊपर की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन जो होती है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और वापस आते हुए +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मगर अगर इन एक्चुअल बात की जाए तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप एक बात है इसके साथ जो नेगेटिव है ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो आइए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एक एमसीक्यूज के थ्रू मैं इसको ज्यादा रीइंफोर्स करता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड सच दैट फॉर फर्स्ट हाफ एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी and for the second half coming back acceleration a prime plus 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी मैंने आपकी बात मानते हुए जो आपको किताब में सिखाया गया, चलो मैं उसको फॉलो कर लेता हूं। तो बताइएगा a और a प्राइम के दरमियान क्या एंगल होगा। तो बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे कहेंगे सिंपल सी बात है, एक के साथ प्लस आ रहा है एक के साथ माइनस आ रहा है, दे विल गो फॉर अल्फा 180 डिग्री कहेंगे। अब मुझे एक बात है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है whenever force is applied on a body acceleration is produced in the डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मुझे एक बात बताएं, किसी बॉडी को जब आपने अपवर्ड थ्रो किया था, फर्स्ट हाफ यही था ना, तो फोर्स कहां लग रही थी, जी हाँ फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। इसका मतलब फोर्स डाउनवर्ड थी तो एक्सेलरेशन भी क्या थी, डाउनवर्ड थी। और जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तब भी फोर्स क्या लग रही है, तब भी फोर्स नीचे लग रही है। इसका मतलब तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, तो तब भी डाउनवर्ड ही है। तो एंगल कितना बना, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। स्टूडेंट्स इस बात ने और ज्यादा रीइंफोर्स कर दिया कि अगर मैं वो बात मान लूं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं या माइनस, तो ये नेगेटिव
पॉजिटिव एग्जिस्ट करता तो फिर तो दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में बेसिकली बॉडी को लॉन्च किया जाता है वो अपवर्ड होता है, तो एक्सेलरेशन बेसिकली नेगेटिव दोनों केसेस में इसलिए ली जाती है क्योंकि एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ली जाती है। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड थी और एक्सेलरेशन दोनों में क्या थी, डाउनवर्ड। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप भी दोनों की क्या गई, नेगेटिव। तो ये वो पॉइंट है जो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो मैंने आपसे शेयर किए। आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोर्ड को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कंटिन्यू करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को लेकर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं फॉर द फ्री फॉल। नेशनल एमडी के एक्ट में फ्री फॉल से रिलेटेड बहुत सारे सवालात रिसेंट हिस्ट्री में आ चुके हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी खास हाइट से नीचे आता है तो इस इनिशियल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, अगर मैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ये वैल्यूज प्लेस करूंगा तो मेरे पास इन शॉर्ट रहेगा एस इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू एच, ये वो हाइट है जो वो कवर करेगा वाइल कमिंग डाउन, इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं देखूं तो हाइट का और टाइम का जो रिलेशन है दैट इज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर और जी यहाँ पे एज अ कांस्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, जो आप सब जानते हैं कि हम प्रिसाइजली बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, रफली बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको कंसिडर किया जाता है। स्टूडेंट्स, आइए इसके हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पास पेपर से हम लोग करने जा रहे हैं। देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय इट इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला था हाफ जी टी स्क्वायर यानी एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बेसिकली ये उस डिस्टेंस की बात करता है जो कि कोई भी बॉडी जब फ्रीली फॉल कर रही होती है तो उसे जितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा होता है उतना ही डिस्टेंस वो ज्यादा कवर करेगा। यहाँ पे टाइम जो टी है ये उसका वो टाइम है जो उसने लाइक इलैप्स हुआ होगा, लाइक फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, लेकिन सिर्फ चौथे सेकेंड का के लिए ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी पर्टिकुलरली किसी खास सेकंड की बात की जाए तो पहले सेकंड को छोड़कर बाकी किसी और सेकंड के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये कोई कैलकुलेटेड टाइम होगा जो 5 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, वट एवर इट इज, जितना ज़्यादा टाइम उसको फॉल में लगा होगा तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा ये उस वहां से आपको कैलकुलेट कर देगा। अब देखिए, इस सवाल में भी हमसे ये बात की जा रही है कि 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में जो रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस कवर हुआ आपने उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना और उसकी रेशियो निकालनी। तो कैसे होगा, जरा गौर से देखिएगा। ऑप्शन है अल्फा 1:3:5, बीटा 1:2:3, चार्ली 1:4:9, डेल्टा 4:9:21। हाउ वी गोना सॉल्व दिस वन, वही फॉर्मूला यूज करूंगा डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ऐसे ही रहेगा, जी की जगह मैं 10 पुट कर दूंगा और 1 सेकेंड के लिए टी की जगह मैं 1 पुट करूंगा। स्टूडेंट, 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो हमारे पास क्या रहेगा 10/2, 2 1 2, 2 5 10। इसका मतलब 1 सेकेंड में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा जिसे मैं फर्स्ट सेकेंड भी कह सकता हूं, उसने इत्तेफाक किए, दैट इज 5 मीटर्स। 2 सेकेंड्स की मैं दूसरे सेकेंड की बात नहीं कर रहा। जब 2 सेकेंड्स की बात होगी फॉर्मूला हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ऐसे ही रहेगा, जी की जगह 10 आ जाएगा, टाइम की जगह मैं 2 सेकेंड्स पुट करूंगा, 2 चूंकि स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, या ये 2 इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, 10 2 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। ये 2 सेकेंड्स का आ गया, 2 सेकेंड्स का। अगर आप चाहें सिर्फ दूसरे सेकेंड का मालूम करना चाहें तो बहुत सिंपल है, आप S2 ये 2 सेकेंड्स के डिस्टेंस में से 1 सेकेंड के डिस्टेंस को माइनस कर दें, 20 - 5 15 मीटर, ये आ जाएगा सिर्फ दूसरे सेकंड का। तो एक ही शॉर्टकट ये भी है, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल मैं एट द लास्ट इसका एक शॉर्टकट भी आप लोगों से शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स, आप 3 सेकंड्स की बात कर लेते हैं, मैं तीसरे सेकंड की बात नहीं कर रहा, 3 सेकंड्स की बात कर रहा हूं। फॉर्मूला होगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ऐसे रहेगा, जी की जगह 10 आ जाएगा, टाइम की जगह मैं 3 सेकंड पुट करूंगा, आप देख सकते हैं हाफ ऐसे ही, 10 ऐसे ही, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं 2 1 2, 2 5 10 एंड 5 9 दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। इसका मतलब 3 सेकंड्स में हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होगा
45 मीटर होगा। अगर मैं चाहूं और सिर्फ तीसरे का मालूम करना चाहूं तो मुझे पहले दोनों सेकंड्स का जो डिस्टेंस आप देख सकते हैं 25 मीटर है, मैं 45 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास सिर्फ तीसरे सेकंड का भी आ सकता है। बहरहाल अभी तक जो सवाल था उसमें हमने सिर्फ 1 सेकंड का, 2 सेकंड्स का और 3 सेकंड्स का डिस्टेंस उनकी रेशियो निकाली थी, हमने कैलकुलेट कर लिया। मैं रेशियो निकालूंगा। 1 सेकंड का डिस्टेंस 5 मीटर था, 2 सेकंड्स का 20, 3 सेकंड्स का 45, 5 1 5, 5 4 20 and 5 9 45। इसका मतलब जवाब क्या आएगा 1:4:9। दैट इज गिवन इन द चार्ली ऑप्शन। स्टूडेंट्स, बाय वन गेट वन फ्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं चाह रहा हूं शॉर्टकट आपको सिखा दूं। अगर हमसे बात की जाए इफ ही आस्क्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस फॉर nth सेकंड, कोई खास सेकंड है, पहला, सिर्फ दूसरा, पांचवा, सिर्फ छठा, यानी किसी खास सेकंड की वो बात कर रहा है, तो उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप y इज इक्वल टू या h इज इक्वल टू हाफ dt का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है, दैट शॉर्टकट फॉर्मूला इज Sn डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर nth सेकंड इज इक्वल टू 2n-1/2 into g। n क्या है? दैट पर्टिकुलर सेकंड। आइए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अगर सिर्फ पहले सेकंड की बात की जाती, वैसे मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जैसे हम इसको चेक करें ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, n की जगह 1 पुट करूंगा, 2 into 1 -1/2 into 10, 2 1 2, 1 माइनस हुआ 1 रह गया 1/2 और साथ 10 है, 2 1 2, 2 5 10। तो आप सब जानते हैं कि दैट इज 5 मीटर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। अब सिर्फ दूसरे सेकंड का जो मैंने यहां पे आप देख सकते हैं माइनस करके निकाला था, अब मैं शॉर्टकट फॉर्मूला से निकालता हूं, डायरेक्ट निकालता हूं कि क्या वो वाकई 15 मीटर आता है। मैं क्या करूंगा, 2 ऐसे रहेगा और n की जगह मैं 2 पुट करूंगा दूसरे सेकंड के लिए, -1/2 into 10। देखिए 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3/2 into 10, 2 1 2, 2 5 10 and 5 3 15। स्टूडेंट्स देख सकते हैं एग्जैक्टली वही आ जो हमने पहले कैलकुलेट किया था दोनों को माइनस करके। तो वो कंपैरेटिवली एक टफ है, उस पर आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इस शॉर्टकट फॉर्मूला से आप आसानी से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, तो मजा भी आया होगा। आप सिर्फ तीसरे सेकंड की बात कर लेते हैं। 2 into 3 -1/2 into 10 मैं सॉल्व करूंगा। 3 2 6, 6 में से 1 गया 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 5 10 और 5 5 25। तो मैं जब वैल्यूज प्लेस करूंगा 5 15 और 25, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, तो 1:3:5। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में बहुत दफा आ चुके हैं एंड आई विश फॉर यू कि ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा रिपीट हो और आप इसको बहुत अच्छा कर सकें वहां पे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एरिया टाइम ग्राफ में एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। वेलोसिटी टाइम जो कर्व होता है उसका एरिया हमें क्या देता है, इट प्रोवाइड्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, और एरिया टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, आइए इसको देखने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम कर्व मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं एक वेलोसिटी टाइम कर्व है। वेलोसिटी को वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किया गया, डिस्टेंस को एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किया गया। अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करना है, देखिए एरिया किसको कहते हैं, सिंपल सी बात है, एरिया कहते हैं डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स को। तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा ये डेल्टा वी है, यहाँ पे ये डेल्टा डी है। देखिए वेलोसिटी का चेंज भी हुआ है, तो वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास ये चीज क्या है, दैट इज टाइम। सेकंड आ जाएगा, सेकंड से कट गया, जवाब क्या है, मीटर। इसका मतलब ये प्रूव हो गया दैट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इट प्रोवाइड्स अस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब आइए इस केस में अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम एफएससी में बहुत दफा कर चुके हैं। आइए इसको रीइंफोर्स करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, मैं टोटल एरिया मालूम करने के लिए इस ट्रापीजियम को मैं दो ट्राइंगल्स में, राइट एंगल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। रेक्टेंगल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, और लास्ट ट्राइंगल का भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। हाफ ऐसे रहेगा, बेस यहाँ पे देखिए बेस 1 है, ये 1 आ गई, और परपेंडिकुलर हमारे पास जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 10। सिमिलरली यहाँ पे बेस हमारे पास फिर 1 आ गई, हाइट हमारे पास 10, फिर 10 आ गई। हाफ ऐसे रहेगा, बेस की जगह मैं फिर 1 पुट करूंगा और हाइट की जगह फिर 10 आ गया। स्टूडेंट्स, 2 1 2, 2 5 10, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस 10 1 10 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास 5 आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5 + 10 + 5 इट विल गिव यू
20 मीटर। तो इट वाज अ वेरी सिंपल वन। ऐसे क्वेश्चन हमें पेपर में आते हैं, हमें टोटल डिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करना होगा तो हम वेलोसिटी टाइम कर्व का टोटल एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लेंगे। इट विल प्रोवाइड अस सिंपली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन टाइम कर्व को भी देख लेते हैं। बात आती है ऐसी चीजें जो हमारी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दी गई, वो आ जाती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्टूडेंट उसको कर नहीं पाते। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मैंने आप लोगों ने ड्रॉ किया। अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं, एरिया वही होगा, आप डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स प्रोडक्ट लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास एक्सेलरेशन तो डेल्टा ए आ जाएगा, और एक्सिस के लॉन्ग टाइम है तो डेल्टा टी आ जाएगा। अब डेल्टा ए एक्सेलरेशन ही है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम का क्या होगा, सेकंड इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो यूनिट क्या आया, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड कोई और चीज है या वेलोसिटी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर्व, इट प्रोवाइड्स अस चेंज इन वेलोसिटी, इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। वेलोसिटी टाइम कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और एक्सेलरेशन टाइम कर्व से आ सकते हैं। सबसे पहला बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, देखिएगा ये वेलोसिटी टाइम कर्व, हमारे पास 3 कर्व हैं, कर्व ए, कर्व बी, इस तरह से सी हमें इस तरह से दिया होता है और हमसे पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सा कर्व ऐसा है विच शोज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताइए, वेलोसिटी टाइम कर्व की स्लोप क्या देती है, जी हाँ, एक्सेलरेशन। इसका मतलब इनमें से जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली किसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, चार्ली की, इसलिए हम चार्ली की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे डेंजरस पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाज औकात तो एक टेक्निक खेलता है, ट्रिकी पॉइंट खेलता है, वो टाइम को इधर ले जाता है, वेलोसिटी को इधर ले आता है। तो आपने याद रखना है, जब भी ऐसा होगा फिर सब क्या होगा, फिर इन्वर्स होगा, जिसकी स्लोप सबसे कम होगी उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी। ये टेक्निक आपने, ये ट्रिक याद रखनी है, इससे ज्यादा वो आपसे कुछ कर नहीं सकता। एक और फेज ऐसा है जहां से वो आपसे क्वेश्चन सकता है, वो देखिएगा। देखिए, वेलोसिटी टाइम कर्व पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, हमें 2 कर्व ड्रॉ किए गए, अल्फा कर्व एंड द बीटा कर्व। हम दोनों को देख सकते हैं। अल्फा कर्व का एंगल जो बनता है दैट इज 30 डिग्री, मैं इसको θ1 का नाम दे सकता हूं, और बीटा कर्व का एंगल जो बनता है दैट इज 60 डिग्री। पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी टाइम कर्व में 2 कर्व देके, दोनों के एंगल देके हमसे पूछा कि बताओ ए कर्व की एक्सेलरेशन और बी कर्व की एक्सेलरेशन की रेशियो क्या होगी। अब मैं यहां से एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, मेरे पास वेलोसिटीज और टाइम की तो वैल्यूज नहीं है। तो याद रखिएगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम कर्व की स्लोप को कहते हैं, और स्लोप का एक और नाम है टेंजेंट। याद रखिएगा, इसको हम टेंजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ बी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो ए कर्व की होगी वो टेंजेंट ऑफ ए होगी, और बी कर्व की जो होगी वो टेंजेंट ऑफ बी होगी। आप टेंजेंट का फॉर्मूला टेंजेंट θ1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट θ2, पहला एंगल 30 है, दूसरा 60 है। याद रखिएगा, फिंगर टिप पे होना चाहिए, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और टेंजेंट 60 होता है √3। ये √3 नीचे आके √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर को कैंसिल आउट कर देगा, आंसर आपके पास आएगा 1/3। इसी तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व देकर, जिसमें एंगल देके वो आपसे वेलोसिटीज की रेशियो पूछ सकता है, या मैं आपको फिंगर टिप से हो गया होगा कि आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसी मेथड को फॉलो करना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की स्लोप आपको क्या देती है, जी हाँ, वेलोसिटी देती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आज के मेरे लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं। स्टूडेंट्स, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर इज क्रॉसिंग अ ब्रिज विच इज 400 मीटर। इसका मतलब हमारे पास एक ये ट्रेन है, इसकी लेंथ 200 मीटर है, इसने इस ब्रिज को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ 400 मीटर है। मैं पहले आपसे क्वेश्चन करता हूं, कब ये ट्रेन मुकम्मल तौर पे इस ब्रिज को कवर अप कर जाएगी? तो ज्यादातर बच्चे ये कहेंगे जब वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। जी नहीं, जब वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी तो इसका मतलब उसने अभी ब्रिज को क्रॉस किया होगा, लेकिन उसको क्या करना है, उसे अपनी पूरी लेंथ जो 200 मीटर है उसे भी इस ब्रिज से बाहर जब तक नहीं ले जाती तब तक वो इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका मतलब अपेरेंटली बहुत ही क्लासिकल पॉइंट है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 400 मीटर नहीं है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 400 प्लस 200 मीटर है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास टोटल जो आ गया 400 प्लस 200 दैट इज 600 मीटर। पूछ क्या रहा है, तब अगर वो स्पीड के साथ 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज? तो आप क्या करेंगे, आपने टोटल डिस्टेंस का सारा फॉर्मेट था, कैलकुलेशन थी, वहीं पे ट्रिक थी। वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड किया, जवाब क्या है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद सिंपल डिस्टेंस का
टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस बहुत ध्यान से आपने सिर्फ ब्रिज का नहीं पुट करना बल्कि ट्रेन का और दोनों का सम, दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 10, कैंसल आउट हो गया, जवाब क्या है 60 सेकेंड्स। जी स्टूडेंट्स, आई होप दैट मेरे इस लेक्चर में आप लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। हमने मिलकर बहुत प्रैक्टिस की। यूनिट नंबर 1 की फर्स्ट वीन है ए, उसको बहुत थॉरली देखा। अब मैं आप लोगों को दुआ देता हूँ, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इमरान सौरव